everyone, welcome to the official YouTube channel of Path IAS Academy. This is your Path educator Monali Krishna Guha. Now we are starting a new series with the subject history. जो भी एस्पिरेंट्स हैं अभी अगर वो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, इधर वो यूजी के स्टूडेंट्स हैं यानी कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रिपरेशन करना चाहते हैं या ऑलरेडी वो काफ़ी लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए आगे अपीयर होने वाले हैं, उन सब के लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज़ में हम क्या करने वाले हैं कि जितने भी आपके हिस्ट्री में मेंस में स्पेसिफिकली जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनका हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। इसमें हम आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से भी देखेंगे, एंशिएंट, मीडिवल, मॉडर्न, कौन से आपके पर्टिकुलर हिस्ट्री के सेगमेंट में किस किस तरह के सवाल आए हैं वो हम देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो कि आज हमारा ये बिगनिंग का सेशन है, यहाँ पर हम दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। सबसे पहला एस्पेक्ट होगा कि आंसर राइटिंग हमको अपने हिस्ट्री के सब्जेक्ट में कैसे करनी चाहिए, सो दैट आपको इतनी क्लैरिटी हो कि जब आप फर्स्ट टाइम अपना कोई कंटेंट पढ़ें और अपनी आंसर राइटिंग करना चाहें तो आपको एक क्लियर स्ट्रक्चर पता हो, एक डायमेंशन पता हो कि हमको कैसे लिखना है। ऑब्वियसली आपको एज एन सिर्फ एस्पिरेंट नहीं देखा जाता है, आपको एज अ फ्यूचर ऑफिसर देखा जाता है, तो आपके जो आंसर्स भी होने चाहिए वो एक ऐसा इंटेलेक्ट रिफ्लेक्ट करना चाहिए जो कि एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को शो करता हो। तो यहाँ पर इस हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप देखते हैं यूपीएससी में कि सबका आंसर राइटिंग का अप्रोच अलग होता है, पर्टिकुलर एस्पिरेंट्स का भी, और सब्जेक्ट की डिमांड्स भी अलग अलग होती हैं। यहाँ पर हम बेसिकली बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स को भी ऑब्वियसली कवर करेंगे जो कि आपको लगभग हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं काम आएंगे, बट डेडिकेटेडली हमारा ये जो सेशन होने वाला है वो हिस्ट्री के लिए होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम ये जो पर्टिकुलर आपका सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं ये आपके यूपीएससी के कौन से सब्जेक्ट डोमेन में आता है। सो दिस इज़ पीवाईक्यू एनालिसिस, आर्ट एंड कल्चर। हिस्ट्री में आपका ये जीएस 1 में आता है। मेंस में कौन कौन से मेजर आपके सब टॉपिक्स या टाइटल्स है जो इसमें कवर होने वाले हैं इस पर्टिकुलर हमारी सीरीज़ में। एंशिएंट आपके ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एंशिएंट, मीडिएवल, मॉडर्न, हम जो कुछ भी कवर करेंगे उसमें से सबसे पहला ये जो हमारा आर्ट एंड कल्चर है उसमें ये हमारे टॉपिक्स हैं। कौन कौन से हैं? सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स, यानी कि यहाँ पर हम पूरा जो भी आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चर हम पढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर हम जो पढ़ते हैं वो यहाँ पे कवर होने वाला है। नाउ सबसे पहले हम इसमें शुरुआत करेंगे आपके आंसर राइटिंग गाइडेंस से। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमको ध्यान रखना है जब हम प्रश्न को पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है पढ़ते समय और लिखते समय, हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, लिखने के बाद हमको कैसे चीज़ों को क्रॉस चेक करना है, ये सारी चीज़ें अभी हम इसमें कवर करते हैं। एक एक करके आपको अंदर स्लाइड्स में बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो फॉर श्योर आपके मार्क्स को इंक्रीज़ करने में आपकी हेल्प करेगी। शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले आपको किन किन चीज़ों पर फोकस करना है जब आप अपने क्वेश्चंस को पढ़ते हैं एग्जाम्स के लिए। सबसे पहला, आप अपने क्वेश्चन को जब पढ़ रहे हैं तब आप उसमें ये आइडेंटिफाई कीजिए कि ये जो पर्टिकुलर प्रश्न है ये किस टॉपिक से पूछा गया है। अगर आपको टॉपिक की क्लैरिटी रहती है सो आपके लिए आसान हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर टाइटल तक पहुंचना, और फिर उसके बारे में आपने जो कंटेंट की स्टडी की है, जो प्रिपरेशन किया है, जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपने प्रिपेयर किया हुआ है, लर्न किया हुआ है, उस तक पहुंचना आपके लिए आसान हो जाता है। तो जब भी आप प्रश्न पढ़ते हैं अंडरलाइन करें, देखें कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से वो क्वेश्चन आया। टॉपिक की क्लैरिटी सबसे पहले आपका लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा, व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड, एंगल, डायमेंशन, लाइक क्या पूछा गया है, वहाँ पर आपको फंक्शंस पूछे गए हैं किसी चीज़ के, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंस पूछे गए हैं, कंपैरिजन पूछा गया है, ट्रेंड पूछा गया है, क्या पूछा जा रहा है। तो टॉपिक क्या है, उसके बाद आपको क्या देखना है कि उस टॉपिक में भी क्या क्या पूछा गया है या फिर क्या पूछा गया है। अंडरलाइन करें, उसको समझें। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई कीवर्ड्स एंड बी क्लियर विद इट्स मीनिंग। कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चंस में जो जनरल पार्लेंस में यूज़ नहीं होते, बट ऑब्वियसली दे आर दी कीवर्ड्स जो कि एस्पिरेंट्स को पता होने चाहिए, और ये बहुत स्पेसिफिकली अगर हमको उसकी मीनिंग क्लियर ना हो तो कई बार हम क्लियर आंसर नहीं लिख पाते हैं। इसलिए आपको क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। मल्टीपल वर्ड्स का ऑब्वियसली यूज़ होता है, कई सवाल बहुत छोटे होते हैं, कुछ सवाल बहुत लंबे होते हैं, तो आपको लंबे सवालों में भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन कौन से पर्टिकुलर कीवर्ड्स आपसे वहाँ पर आपके सामने रखे गए हैं। नेक्स्ट इज हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर, हाउ मच टू आंसर। कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, आपको प्रश्न पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि क्या पूछा गया है, किस टॉपिक से पूछा गया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिसमें 1 या 2 या 3 डायमेंशंस को मिक्स करके पूछा गया हो, या 2-3 टॉपिक्स को एक साथ इंक्लूड करके पूछा गया हो।
तो आपको वहाँ पे ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि केवल आपको टॉपिक का आंसर करके बाहर नहीं आ जाना है, आपको ये चीज़ भी इंश्योर करनी है कि जितने सेक्शंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है उतने सारे सेक्शंस का आपने प्रॉपर जवाब दिया हो। और जब आप ये देख लेते हैं कि पर्टिकुलरली कितने सेक्शंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कितने पार्ट्स हैं इस सवाल के, आपको एट द एंड ये इंश्योर करना है फिर से अपने आंसर के स्ट्रक्चर को देखकर कि आपने हर एक पार्ट को प्रॉपरली आंसर किया है या नहीं किया है। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो पहले ही अपने माइंड में ये सेट कर लें कि जितने क्वेश्चन के डिफरेंट भाग हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, उनको आंसर करने के लिए आप अपने लिमिटेड वर्ड्स के आपको जो एक स्पेस दिया जाता है, उस लिमिटेड शीट में, उस लिमिटेड पेजेस में आपको किस सेक्शन को कितना वेटेज देना है और कितनी जगह पर आप किस पर्टिकुलर क्वेश्चन के पार्ट को आंसर करने वाले हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आपने पहले पॉइंट को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब कर दिया, दूसरे के लिए थोड़ी कम जगह मिली, तीसरे को 2-3 लाइन में ही समेटना पड़ा। ये एक गलत अप्रोच होती है। तो हमेशा ध्यान रखें, क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ लें कि कितने आपको उसके पार्ट्स में आंसर देने हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग ही आप एक हल्का सा अपने लिए आइडिया लगा लें कि एक सेक्शन को इतनी जगह लगेगी, उस हिसाब से आप उतने कंटेंट को वहाँ पर लिखना फिर शुरू करें। नेक्स्ट इज़ वर्ड लिमिट का ध्यान रखें आप कि कितने वर्ड लिमिट में वो क्वेश्चन पूछा गया है। अगर 5-10 वर्ड्स ऊपर नीचे होते हैं तो चल जाता है, बट कभी भी आप ऐसा ना करें कि आपको स्पेस छोड़ना पड़ जाए, है ना। अपनी तैयारी इतनी पुख्ता रखें कि भाई हम बहुत अच्छे से लिखेंगे, हाई स्पीड लिखेंगे, कभी भी हमको पन्ने खाली ना छोड़ने पड़े। आप बिल्कुल अपना ये टारगेट लेके चलें कि जितना आपको वर्ड स्पेस दिया गया है आप उसका प्रॉपर पूरा अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। ओवर कंटेंट डालने से भी बचिए, क्योंकि अगर आप लिमिटेड वर्ड लिमिट से बाहर जाकर लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अपने मेंस के एग्ज़ाम में जो टाइम लिमिट दिया गया है वो बाकी के आंसर्स को कवर करने में फिर आपको कम पड़ जाएगा। तो जब भी आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, शुरू से ही लिमिटेड वर्ड लिमिट में ही आप लिखने की प्रैक्टिस करें और यही सेम चीज़ आपको एग्ज़ाम में भी अपनाना है। बेटर क्वेश्चन क्लैरिटी, बेटर आंसर एंड इट्स स्ट्रक्चर। आप जितने बेहतर तरीके से प्रश्न में क्या पूछा गया है उसको समझेंगे, उतना ही आसान आपके लिए ये हो जाएगा कि आपको आंसर कैसा लिखना है। अगर आपने क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा है तो आपको गड़बड़ हो सकती है। एक छोटा सा उदाहरण ले रहे हैं, हम सब्जेक्ट का नहीं ले रहे हैं, बट सिंपली एक जनरल एग्जाम्पल ले रहे हैं जो आपको लगभग हर सब्जेक्ट में काम आएगा। कई बार आपसे डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, कई बार आपसे सिमिलैरिटीज़ पूछी जाती हैं और साथ में 2 टॉपिक लिखे होते हैं। यदि आपने ठीक से नहीं पढ़ा तो कई बार ये होता है कि जो बच्चे हैं टेस्ट में या जो एस्पिरेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि डिफरेंस पूछा गया है लेकिन लिख सिमिलैरिटी रही है, या अगर सिमिलैरिटी पूछी गई है तो फिर डिफरेंस लिख रहे हैं। तो ये हल्की सी भी लापरवाही हमको नहीं करनी है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन की क्लैरिटी को समझिए, उसमें क्या पूछा गया है उसके प्रति पूरे क्लियर रहिए, और जब आपको श्योर हो जाए कि आप सवाल अच्छे से समझ गए हैं, अब आपको क्लियर है कि आपको लिखना क्या है, आपने एक हल्का सा स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है कि मुझे ये डायमेंशंस कवर करने, फिर आप अपने आंसर को लिखना शुरू करें। नेक्स्ट इज़ क्रिएटिविटी इन आंसर। केवल हमको टेक्स्ट फॉर्मेट में अपने आंसर को नहीं लिख देना है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि नॉलेज सबके पास होता है, हर एक एस्पिरेंट आप ही की तरह अच्छे से हर चीज़ पढ़ के जाएगा, वहाँ पर लिखेगा, बट द थिंग इज़ कि अब सारे आंसर्स कंपेयर होंगे, उसके बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। एक क्राइटेरिया उसमें से है प्रेजेंटेशन का, कि आपने अपने उसी कंटेंट को कितना बेहतर वहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। वही ब्लैंक स्पेस सबके पास है, कुछ लोग उसको हो सकता है पैराग्राफ वाइज लिख दें, कुछ लोग हो सकता है उसी आंसर को बुलेट पॉइंट्स में लिख दें, कुछ लोग पॉसिबल है कि हेडिंग्स के साथ में बुलेट पॉइंट्स बनाकर लिखें, कुछ पॉसिबल है कि हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के साथ में बुलेट पॉइंट्स के साथ में लिखें, कुछ लोग पॉसिबल है कि कुछ एक्स्ट्रा उसमें क्रिएटिविटी ऐड कर दें। कोशिश करें कि आप अपना आंसर आपके ऊपर होता है कि आपको ये कैसे लिखना है, बट द सजेस्टिव अप्रोच शुड बी कि आपके जो स्टेटमेंट्स हों शॉर्ट हों, एक्सप्लेनेटरी हों, और आप हेडिंग्स के साथ में चीज़ों को कवर करें। क्योंकि जब अगर आप टाइटल दे देते हैं तो फिर आप अंदर लिखने क्या वाले हैं उसका एंगल पहले ही क्लियर हो जाता है, और जब एक ओवरऑल ऑब्जर्वेशन किया जाएगा कि आपने कितने पॉइंट्स को कवर किया है तो वो ऑलरेडी हाईलाइट हो रहे होंगे। सो कोशिश करें कि आप अपनी आंसर राइटिंग में इस टेक्निक को अपनाएं कि आप जो कुछ भी आंसर लिख रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट में लिख रहे हैं, न केवल हिस्ट्री बल्कि हर सब्जेक्ट में आप हेडिंग्स प्रिपेयर करने की अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दें, या अगर आपके पास ऑलरेडी हेडिंग्स होती हैं तो हेडिंग्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करके रख लें, सो दैट जब भी कोई टॉपिक आए तो आप उन हेडिंग्स का डायरेक्टली इस्तेमाल कर पाएँ। नाउ क्या क्या चीज़ें आप अपनी क्रिएटिविटी में डाल सकते हैं? सबसे पहला तो होता है मैप्स। हिस्ट्री में आप जितने ज़्यादा मैप्स की प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। हिस्ट्री, न सिर्फ हिस्ट्री बल्कि ज्योग्राफी एंड अदर सब्जेक्ट्स में भी अगर आप चाहें, स्कोप नज़र आता है, आपके पास स्पेस है, टाइम है, और आप अगर क्रिएटिव हैं तो कोशिश करें कि जितना कंटेंट आपके पास है उसको आप मैप के थ्रू भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें। ये आपकी क्रिएटिविटी को सामने प्रदर्शित करता है, ऑब्वियसली इट फेच मार्क्स। नेक्स्ट इज़ ब्लॉक डायग्राम।
कोशिश करें कि आप अगर किसी तरह के डिवीजन की बात आ रही है, सपोज़ किसी चीज़ के टाइप्स की बात आ रही है, 4 टाइप्स हैं तो मेन हेडिंग डाल दीजिए, उसकी 4 कैटेगरीज दिखा दीजिए। एक छोटा सा एक ये भी क्रिएटिविटी वहाँ पे शो होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे अगर कोई टाइम लाइन्स हैं, कुछ इवेंट्स हुए हैं, कोई प्रोसेसेस हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका फ्लो डायग्राम भी बना सकते हैं, या फिर एक बहुत अच्छा तरीका होता है टेक्सचुअल डायग्राम बनाने का। टेक्सचुअल डायग्राम्स क्या होते हैं कि आपने बॉक्स के अंदर में वर्ड्स लिख दिए और एरो डाल के फिर आपने बता दिया कि इस सीक्वेंस में आप क्या बताना चाह रहे हैं। तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे कि आपकी क्रिएटिविटी सामने अच्छे से और ज़्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप कोशिश करें कि जब भी आप किसी चीज़ को समझाना चाह रहे हो तो हर एक क्वेश्चन में आपके एग्जाम्पल्स ज़रूर नज़र आएँ। वो हो सकता है आप कंटेम्प्रेरी टाइम से दे दें, या जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे पूछा गया है ऑब्वियसली उससे रिलेवेंट आप टॉपिक का एग्जाम्पल ज़रूर दें। जब आप एग्जाम्पल देते हैं तो इससे हमको ये अश्योर हो जाता है कि आपने टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा था, आप केवल कंसेप्ट्स के प्रति अवेयर नहीं हैं, आप उस चीज़ के रियल एग्जाम्पल से भी अवेयर हैं। तो ये आपके कहीं ना कहीं अवेयरनेस को भी डिनोट करता है। नेक्स्ट इज़, आप कोशिश करें कि आप अपने आंसर को एकदम प्लेन ना रखें, आप उसमें कोई अच्छे अच्छे कोट्स यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं। आप देखिएगा, आप एक पर्टिकुलर, जैसे सपोज़ अगर हम इकोनॉमिक लाइफ की बात करें मीडिवल एज की, तो वो किस तरह की हुआ करती थी, उससे रिलेटेड आप कंपैरिजन के लिए डिफरेंट आपके ऑथर्स का, या फिर हमारे जो पुराने लीडर्स रहे हैं उनके जो कुछ भी वैल्यूज़ रही हैं उनके नाम से आप उनके कुछ स्टेटमेंट्स को वहाँ पे शो कर सकते हैं। जैसे अगर क्रुएल्टी का सपोज़ कोई टॉपिक है, अब आपको अहिंसा से रिलेटेड अगर कुछ लिखना है, यू कैन यूज़ द कोट्स फ्रॉम महात्मा गांधी जी, वो हमेशा अहिंसा को प्रमोट करते थे, है ना। सो कुछ इस तरह की आप वैल्यूज़ को देख लीजिए कि जब आप अपना सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं, जब आप अपना कंटेंट तैयार कर रहे हैं, वहाँ पे कौन सी पर्टिकुलर वैल्यू की नीड है, या वहाँ पर क्या कुछ अच्छा ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग आप कुछ ऑथर्स की अपनी लिस्ट बना लीजिए। कुछ अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सुंदर से सेंटेंसेस पहले से प्रिपेयर कर लीजिए जिनका इस्तेमाल आप अपने आंसर राइटिंग में कर पाएँ। नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट स्कीम्स। अगर मान लीजिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर या ऐसे पुराने कोई मॉन्यूमेंट्स हैं या यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स हैं हमारी, इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं, या कोई ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनको लेकर, जिन टॉपिक्स को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छे प्रयास कर रही है पहले से, यू नो द स्कीम्स, तो उन स्कीम्स का भी आप अपने आंसर में रेफरेंस में ज़रूर इस्तेमाल करें कि आज के समय में इनके प्रिजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट के ऑलरेडी ये एफर्ट्स चल रहे हैं। ये केवल हिस्ट्री के लिए नहीं है, ये बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी है। ये क्या बताता है कि आपको ये चीज़ पता है कि फ़िलहाल गवर्नमेंट ऑलरेडी क्या क्या स्टेप्स इन चीज़ों के प्रिजर्वेशन में या उनको आगे बढ़ाने में ऑलरेडी ले चुकी है। ये गवर्नेंस में आपका एक अवेयरनेस शो करता है। अगेन, हर चीज़ को एक जगह पे इंक्लूड करना इज़ नॉट अ नेसेसरी थिंग। आप देखें कि कौन सी चीज़ किस आंसर में रेलेवेंट है, जितना कंटेंट रेलेवेंट होगा आप उनको वहाँ पर ज़रूर से ऐड करें। नेक्स्ट इज़ SDG गोल्स होते हैं हमारे, 17 गोल्स हैं, आप पढ़िएगा, ऑलरेडी शायद बहुत कुछ पढ़ भी चुके होंगे आप, है ना। सो जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं, ना केवल हिस्ट्री में बल्कि दूसरे सब्जेक्ट्स में भी देखिए कि क्या कहीं पर किसी SDG गोल का रेलेवेंस आ रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, और अगर वो लगता है आपको तो गोल नंबर प्लस आप ब्रैकेट में उसका टाइटल मेंशन कर दीजिए। इससे ये पता चलता है कि आप लिटरली बहुत ज़्यादा अवेयर हैं कि आप ग्लोबल लेवल पे हमारे या आपके नेशनल लेवल पे किस किस तरह के उद्देश्य लेकर सरकारें आगे चल रही हैं। नेक्स्ट इज़ रिलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आपके जो आर्टिकल्स हैं उनको भी आप मेंशन कर सकते हैं। ये क्या बताता है, इंटर सब्जेक्ट लिंकिंग बताता है कि आपने जो दूसरे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर किया हुआ है उससे रिलेटेड आपने इस सब्जेक्ट में क्या कुछ समझा है ना, उनका रिलेवेंस क्या है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, वो सब चीज़ें आप कहीं ना कहीं अपने आंसर से रिलेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली हर एक आंसर में सारी की सारी चीज़ें आ जाएं ये ज़रूरी नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन यू एंड द क्वेश्चन कि क्या पूछा गया है और इसमें से क्या रिलेवेंट है जो हम ऐड करके अपने आंसर को और ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ से। इन सब के अलावा भी क्रिएटिविटी के लिए हम और क्या ऐड कर सकते हैं, एक बढ़िया ऑप्शन है आपके पास ग्राफ्स। यदि आप कोई कंपैरिजन दिखाना चाहते हैं, कोई डेटा एनालिसिस दिखाना चाहते हैं, आपके पास कोई रिपोर्ट सर्वेस का कोई डेटा है, यू कैन यूज़ एज द ग्राफ। इससे आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। अगर आप ग्राफ नहीं भी बना पा रहे, लेकिन अगर आपके पास किसी तरह के सर्वे का कोई डेटा है, कोई रिपोर्ट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन यदि कोई रिपोर्ट रिलीज़ कर रही है, कोई समिट्स हो रही हैं, कुछ भी अगर ऐसा हो रहा है आपके टॉपिक या सब्जेक्ट से रिलेवेंट, आपके पास यदि उसका पहले से कोई डेटा तैयार है, प्लस अगर आप उसको लेके इंश्योर्ड हैं, आपने फैक्चुअल एक्यूरेसी के साथ वो डेटा बिल्कुल रखा है, तो फिर आप उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप डेटा मेंशन करते हैं, मेक श्योर कि आप गलत डेटा का इस्तेमाल ना करें। जब आप श्योर हो तभी आप वहाँ पर डेटा को मेंशन करें।
नेक्स्ट इज रीसेंट करंट अफेयर्स के इवेंट्स यदि मैच हो रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। जैसे सपोज अगर हिस्ट्री में हम आर्ट एंड कल्चर की ही बात करें, ASI के सर्वेज होते रहते हैं, पुरानी कई हमको लाइक पुराने ओल्ड मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं, शिलालेख वगैरह मिलते हैं, है ना। कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत पुरानी हमको ममीज़ वगैरह मिल जाते हैं। तो कुछ भी अगर ऐसा है जो बहुत पुराना है और हमारे एंशियंट कल्चर से कुछ ना कुछ लिंकिंग रख रहा है, तो फिर वो आपके लिए हिस्ट्री का एक करंट अफेयर्स बन जाता है। अगर वो टॉपिक से मैच करता है कहीं पर भी, आप एक या दो लाइन में उसका रेलेवेंस एज एन करंट रिसेंट इवेंट्स का एग्जाम्पल के तौर पर वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वे अहेड। आपको सजेशन अगर कहीं पर कुछ लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको सजेशन देना है, आपके पास कोई अच्छा सा सजेशन है जिससे कि हम कुछ और बेहतर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो आप ये दे सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो फ्लो चार्ट्स, टाइम लाइन्स, ऑब्वियसली क्योंकि हिस्ट्री की बात आ रही है ना, तो अगर आपको टाइम लाइन्स पता है एक्यूरेटली, आपको हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ईयर्स को जंप कर करके भी मेजर टाइम लाइन्स को वहाँ पर शो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कंपैरेटिव टेबल्स वगैरह आप बना सकते हैं यदि 2-3 टॉपिक्स की बात आ रही है। लाइक जैसे अगर टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें तो आपके नॉर्थ इंडिया के, साउथ इंडिया के टेम्पल्स कैसे रहे हैं, है ना। अगर इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपके पास कंपैरेटिव एनालिसिस है तो आप छोटा सा टेबल बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज रेलेवेंट कोड्स, उनसे रिलेटेड भी यदि कोई पुराने ज़माने के कुछ कोड्स वगैरह हो आपके पास में, उन डायनेस्टी से रिलेटेड या किसी राजा ने कुछ कहा हो या कोई ऐसे पर्टिकुलर आपकी बुक्स हो जिसमें आपने कुछ पढ़ा हो अच्छे, जो उस टॉपिक से रेलेवेंट हो, आप वहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है आंसर लिखते समय कि आपकी स्पीड कंसिस्टेंट होनी चाहिए। कोई भी आंसर लिखते समय ऐसा ना करें कि स्टार्टिंग का हम बहुत धीरे धीरे से सुंदर सजा के लिख रहे हैं, बाद में हमने अपनी स्पीड अचानक से बढ़ा दी है। ये करने से बचें, शुरू से अपनी प्रॉपर स्पीड मेंटेन करके चलें ताकि आप सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक छोटी सी चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, हैंड राइटिंग बहुत सुंदर हो ये ज़रूरी नहीं है, बट ये लेजिबल होनी चाहिए। अगर कोई देखे तो आपके अल्फ़ाबेट्स को देख के क्लियरली पढ़ पाए कि भाई वॉवेल्स कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं इसमें, इस वर्ड में क्या बताना चाह रहे हैं आप, और क्लियर लिखें। कोशिश करें कि स्पेलिंग्स आपकी करेक्ट हो। ये बहुत माइनर सी चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती, बट समहाउ ये आपका इंप्रेशन ज़रूर छोड़ देती हैं। तो कोशिश करें कि आपकी क्लियर हैंड राइटिंग हो, लेजिबल हो और आप साफ़ सुथरा लिखें। कटपिट करने से बचिए, अगर कुछ गलत लिख देते हैं तो उसको पूरा कचर करके काटने से बचिए, है ना। हल्का सा एक मार्क कर दें जिससे क्लियर हो जाए कि ये वर्ड आपने काटा है, बट इस तरह की काट छाँट से भी आपको बचना है। अब कौन कौन सी इसेंशियल चीज़ें भाई जो आपको ध्यान रखनी है आंसर राइटिंग करते समय। सबसे पहला, आप क्वेश्चन की डिमांड को समझिए। आप जब भी देखेंगे यूपीएससी जब सवाल करता है तो कुछ इस तरह के वर्ड्स उसमें क्वेश्चंस में आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। सो हर एक वर्ड का अपना एक अलग डेडिकेटेड मीनिंग होता है कि वो आपसे क्या जानना चाह रहे हैं। वो सिंपली आपसे एनालिसिस जानना चाह रहे हैं या वो आपसे और डिटेल में डिस्कशंस करना चाह रहे हैं कि आप लाइक किसी टॉपिक के बारे में आपके क्या विचार हैं या आपने क्या समझा है, क्या जाना है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन वो आपसे चाह रहे हैं, बैलेंस व्यू चाह रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, आपको ये समझना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा कभी मत कीजिएगा कि हमको जो याद है, हमको जो पता है, हम तो वही लिख के आएंगे, ये बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर फ्रेम करना है। नेक्स्ट इज स्टिक टू वर्ड लिमिट्स एंड टाइम लिमिट। जितने वर्ड लिमिट आपको दी गई है उतने ही वर्ड लिमिट में आपको अपना कंटेंट प्रेजेंट करना है। नो मैटर भले ही आपको ज़्यादा क्यों ना आता हो, आप पहले उसको थोड़ा सा समराइज़ कर लीजिए, लेकिन जितना पूछा गया है और जितने का स्पेस अवेलेबल है आप उससे एक्सीड ना करें। कोशिश करें कि कम भी ना करें, बहुत ज़्यादा कम तो बिल्कुल ना करें। एक अप्रॉक्सीमेट +-10 +-15 वर्ड्स का एक डिफरेंस चल जाता है, बट उससे ज़्यादा नहीं। मेंटेन क्रोनोलॉजी एंड हिस्टोरिकल एक्यूरेसी। जिस सीक्वेंस में सवाल पूछा गया कोशिश करें कि आप वैसा ही उसका आंसर करें, है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो कुछ भी हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजीज रही हैं, जिस टाइमलाइन में चीज़ें एग्जीक्यूट हुई हैं, उसी टाइमलाइन में कोशिश करें कि आप उसको समराइज़ करके वहाँ पे रिप्रेजेंट कर पाएँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, गलती ना करें। गलती किस से रिलेटेड, डेटा फैक्चुअल एक्यूरेसी से रिलेटेड गलती ना करें। गलती अगर आप कर रहे हैं कि भाई ये युद्ध XYZ टाइमलाइन में हुआ था, आप उसको अगर गलत लिख रहे हैं तो ये बहुत गलत इंप्रेशन शो करता है कि आपने उस कंटेंट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, है ना। सो हमेशा ध्यान रखें जब भी आप डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, डेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, फैक्ट्स का, फिगर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आंकड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सिर्फ वही लिखिए जिसमें आपको श्योरिटी हो। एंड स्पेशली हिस्ट्री में जो कुछ भी आप पढ़ते हैं, प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे जब भी कोई टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं, 20-80 फॉर्मूला का ध्यान रखेंगे। पहले तो आप अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, कथा कहानी समझ लीजिए कि बताया क्या जा रहा है, कंसेप्ट्स को समझ लीजिए, स्टोरी को, थीम को, टाइमलाइन को, सब चीज़ों को समझ लीजिए। पहला ध्यान अपना लगाइए कि हुआ क्या है, क्या बताया जा रहा है उस पर। ये होता है हमारा 80% कंटेंट, ज़्यादातर थ्योरी, इन्फॉर्मेशन, इन ये सारी चीज़ें।
नेक्स्ट आता है आपका 20% डेटा। दिस इज़ समथिंग जो आपको बार बार रोड लर्निंग करके रटना होता है ऑब्वियसली, है ना। जब आपको ये अच्छे से याद होगा तो आप फिर बहुत बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ अपना आंसर लिख पाएंगे। सो यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना, आप कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करें, किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक प्रिपेयर करें, पहले आप उसके थ्योरीज कंसेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे, फिर आप अपना वो जो 20% इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट होता है, लाइक जिसमें कोर डेटा वाली इन्फॉर्मेशन होती है, उसके लिए आप अलग से टाइम निकालेंगे, उसको मल्टीपल टाइम रिविजन करेंगे, फिर एक कलेक्टिव रिविजन करेंगे और देखेंगे कि आपको स्टोरी के साथ में वो डेटा कितना याद है। उसकी आप बार बार रिविजन कीजिए तो आपका टॉपिक फिर पूरी तरीके से विद टाइम तैयार हो जाता है। नेक्स्ट इज राइट विद हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड बुलेट पॉइंट्स। कोशिश करें कि आप अपने आंसर का स्ट्रक्चर्ड वे में रिप्रेजेंटेशन करें। केवल कथा कहानी लिखते जाएंगे, अच्छी चीज़ है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप जितना बेहतर उनको सामने फ्रेम करके दे पाएंगे उतना बेहतर वो स्ट्रक्चर्ड होता है, चीज़ों को समझने में बहुत आसानी होती है, आप क्या बताना चाह रहे हैं वो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है और ये भी क्लियर हो जाता है कि जो पूछा गया था वही एग्जैक्टली आपने बताया है या आप उसके इधर उधर घूम रहे थे। सो मेक श्योर कि आपके आंसर का स्ट्रक्चर अच्छा हो। कोशिश करें कि आप हेडिंग्स के साथ में, उसके अंडर में सब हेडिंग्स के साथ में, बुलेट पॉइंट्स के साथ में आप अपने आंसर को प्रेजेंट करें। नेक्स्ट इज क्लियरली मेंशन द टाइटल्स विच हैज़ बीन आस्क्ड। 2-3 सवाल के जो भी पार्ट्स आपसे पूछे गए हैं उन सब के टाइटल्स को आप एज इट इज़ मेंशन करें ताकि एक डायरेक्ट क्लैरिटी दिखे कि हाँ जो पूछा गया था एस्पिरेंट ने उसको प्रॉपरली आंसर किया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नाउ आइडियल आंसर स्ट्रक्चर यूजुअली क्या होता है, ये आपका अपना हो सकता है, देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शंस कि यही होना चाहिए, बट अगर ये हो तो एक अच्छा एज आपको मिल जाता है। आपके सवाल के आंसर में आप स्टार्ट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन के साथ में, उसमें आप डिफाइन कर सकते हैं जो कुछ भी मेन कंसेप्ट्स हैं उनको कंटेक्चुअलाइज कर सकते हैं कि वो किस चीज़ से रेलेवेंट है, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के आप डायरेक्टली उस पर पहुँच सकते हैं, बहुत ज़्यादा लाइनों में नहीं, 1 या 2 लाइन में, 3 लाइन में। आप किसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट कर सकते हैं जो कि आपके उस टॉपिक में अच्छी पकड़ को सामने रिप्रेजेंट करे। आप फैक्ट्स को बता सकते हैं, डेफिनेशंस वगैरह या मीनिंग्स को आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है मेन बॉडी, जिसमें हमको अपना पूरा आंसर अपना लिखना है, जो कुछ भी हमसे पूछा गया है वो सब हम किस में लिखते हैं, हमारी मेन बॉडी के अंदर। ये थीमेटिक क्रोनोलॉजिकल फैक्ट्स के साथ में हो सकती है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आप वहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं। मीन्स में हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर कोई घटना घटी है स्पेसिफिकली हिस्ट्री से रिलेटेड, जैसे कोई बैटल हुए हैं, है ना, या कहीं पर कोई टेम्पल टाउन डेवलप हुआ है, तो जब भी कोई घटना घटती है तो उसका कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है और घटना के घटने के बाद उसका कोई इम्पैक्ट भी ज़रूर होता है। तो जब भी आप किसी भी घटना के बारे में, इवेंट के बारे में पढ़ते हैं तो दोनों एंगल्स को कवर करते चलिए कि उसके कारण क्या थे और उसका इम्पैक्ट क्या था। अगर कोई युद्ध हुआ है तो उसके कारण क्या रहे हैं, अलग अलग डायमेंशंस में उसके कारण प्रिपेयर कर लीजिए। पॉलिटिकल रीजंस क्या थे, इकोनॉमिकल रीजंस क्या थे, सोसाइटल रीजंस क्या क्या थे, ये सारा कुछ। एंड इफेक्ट देख लीजिए कि जब वो युद्ध हो गया तो फिर जो जो भी पार्टीज उसमें इन्वॉल्व थी उनके ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ा, समाज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, XYZ। उससे क्या होता है, आपकी एक पूरी एक हॉलिस्टिक प्रिपरेशन उस टॉपिक की हो जाती है। आंसर राइटिंग में भी आप इस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। लास्ट आता है आपके पास कंक्लूजन, या इसी को और बोला जाता है वे फॉरवर्ड। ठीक है, वे फॉरवर्ड कि और इसमें आगे क्या हो सकता है, डिपेंड करेगा आप टाइटल क्या लिखेंगे। अगर आप चाहें तो लाइक कंक्लूजन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। वे फॉरवर्ड, अगर आगे आप कुछ स्कोप बताना चाहते हैं तो आप वे फॉरवर्ड का टर्म का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज समरी, यहाँ पर आपको दे देनी है, या अगर आप कोई ब्रॉडर इंसाइट दे सकते हैं तो वो भी आप यहाँ पर दे पाएंगे। इसके बाद देखेंगे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा अपने आंसर्स में लिखते समय ध्यान रखनी है। अपने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए। जैसे सपोज आप किसी पर्टिकुलर ईयर को मेंशन कर रहे हैं कि वहाँ पर कोई युद्ध हुआ था या कोई आर्किटेक्चर डेवलप हुआ था या किसी डायनेस्टी को आप मेंशन कर रहे हैं, जैसे सपोज चोला एम्पायर्स की अगर आप बात कर रहे हैं, जो कुछ भी था उसको वहाँ पे आप अंडरलाइन करें। ये क्या बताता है कि आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना पर कॉपी जो भी चेक कर रहे हैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। सो अंडरलाइन करना ना भूलें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर। की फैक्ट्स, डेट्स, एक्ट, इवेंट्स, इन सब को इंश्योर कर लें कि ये सही ही लिखा है आपने। कई बार होता है कि हम 17 सोच रहे होते हैं और लिखते लिखते 18 लिख देते हैं। ऐसी गलती हमको नहीं करनी है। हमको की फैक्ट्स को स्पेशली ध्यान रखना है कि हम गलत ना लिखें। मैप, डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम आप बनाए, जैसे अगर टेम्पल आर्किटेक्चर्स की बात की जाती है
नॉर्थ इंडिया में अलग स्टाइल से बनते हैं, साउथ इंडिया में अलग स्टाइल से बने हैं। सो अगर आप उसका कोई छोटा सा पिक्चराइजेशन कर पाएँ वहाँ पर, तो आप ज़रूर करें। ये आपको क्रिएटिविटी का अच्छा स्कोप मिल जाता है आर्ट एंड कल्चर में, हिस्ट्री में। आप अपनी डायग्राम स्किल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप छोटे से मैप्स बना सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि आपके पास लिखने का स्पेस तो लिमिटेड ही होता है, तो जब आप लिख रहे हैं उसी समय पर आप कहीं पर हल्का सा एक स्पेस मेंटेन करते चलें और फिर वहाँ से अपने लिखने की जो कुछ भी आपके कंटेंट है उसको कंटिन्यू रखें, ताकि आपका कोई अलग से स्पेस वहाँ पर ख़राब ना हो। ऐसा ना हो कि आपने बीच में बना दिया और इधर साइड का फिर आपका स्पेस वेस्ट हो रहा है ना। सो स्पेस मैनेजमेंट यहाँ से आपको करते चलना है। एंड मल्टीपल पर्सपेक्टिव लिखिए। मोनोटोनस नहीं होना चाहिए आपका आंसर, किसी एक ही डायमेंशन से नहीं होना चाहिए, बैलेंस्ड रखिए, मल्टीपल व्यूज़ रखिए। सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, जियोग्राफिकली, टेक्नोलॉजिकली बहुत सारे हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं, एथिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, वैल्यू बेस्ड होते हैं, इन सबको आप यूज़ कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें आपको मेक श्योर करनी है? फैक्चुअल एक्यूरेसी, बार बार मैं कह रही हूँ, डेटा आपका गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ रिलेवेंस टू द क्वेश्चन। ऐसा कभी नहीं करना है कि हमको कुछ याद है, बहुत अच्छे से याद है, लेकिन उसका क्वेश्चन में रिलेवेंस नहीं है, लेकिन हमको याद है इसलिए हम लिख देते हैं। ये काम कभी नहीं करना है। हमेशा देखिए कि क्या पूछा गया है, क्या वो रेलेवेंट है। हल्का फुल्का भी रेलेवेंट है तो थोड़ा सा मोल्ड करके उसको ऐड कर दीजिए, बट ऐसा कुछ भी ना लिखें जो कि बिल्कुल भी रेलेवेंट ना हो। रेलेवेंसी चेक की जाती है। डेप्थ ऑफ एनालिसिस, कॉज एंड इफेक्ट अभी जो हम देख रहे थे, एक स्वॉट एनालिसिस भी होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, है ना। सो दीज आर द टर्म्स फ्रॉम मैनेजमेंट, बट स्टिल आप इससे एनालिसिस कर सकते हैं। सो आपने कितना, आपसे अगर एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन था तो आपने कितना कीन ऑब्जर्वेशन किया है, कितने अलग अलग डायमेंशंस में किया है, वो यहाँ पर देखा जाता है। लॉजिकल स्ट्रक्चर है या नहीं, जैसा पूछा गया था, जैसा समझाना चाहिए वो प्रॉपर वैसा है या नहीं, आपने अच्छे से रिप्रेजेंट किया है या नहीं, इनोवेशन, क्रिएटिविटी आपकी कितनी थी और आपने प्रॉपरली स्पेस को कैसे मैनेज किया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको मेक श्योर कर लेनी है। नाउ अब अपन आ जाते हैं, अब तक के हमने ये तो देख लिया कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आप अब वो स्ट्रक्चर सीख गए हैं कि हमको कैसे लिखना है और कैसे अप्रोच करना है हमारे क्वेश्चंस को। नाउ वी आर कमिंग कि हम अभी तक का जो आर्ट एंड कल्चर का हिस्ट्री में आपका क्या कुछ ट्रेंड रहा है, या वो ट्रेंड कैसे चेंज हुआ है, इमरजेंस क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से आपके टॉपिक्स पूछे गए हैं, किन किन तरह के टॉपिक्स से आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चंस आए हैं, वो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। ट्रेंड एनालिसिस में अभी हम पहले देख रहे हैं रिकरिंग थीम्स, कि कौन कौन सी ऐसी थीम्स हैं जिनसे आपके क्वेश्चंस बार बार आए हैं, यानी कि टॉपिक रिपीटेशन। ज़रूरी नहीं है कि एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, लेकिन उस क्वेश्चन में जो टॉपिक था उसके साथ में कोई दूसरे डायमेंशंस का इस्तेमाल करके वहाँ से नए क्वेश्चंस ज़रूर आए हैं। सो यहाँ पर कुछ आपकी थीम्स हैं, लाइक चोला आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आप पाएंगे कि कुछ फीचर्ड तकरीबन 3 बार आपको ये दिखाई दिए हैं। 2013 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, 2022 में और 2024 में। हैविली इसमें डायनेस्टीज़ पे एम्फेसिस दिया गया है। तो अब आप जब भी कोई भी अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर में डायनेस्टीज़ को लेकर किस एंगल से क्वेश्चन पूछा गया था, आपको डिफरेंट डायनेस्टीज़ के उस एंगल को कवर करते हुए चलना है। प्लस जिसके क्वेश्चन आए थे उसको तो बहुत अच्छे से आपको करना है। नेक्स्ट इज़ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स। ये आप देखेंगे ये भी मल्टीपल टाइम इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, 2021 में, 18 में, 2014 में। इसमें बेसिकली क्या किया गया है, स्पिरिचुअल कल्चरल मोमेंट पे आप पाएंगे कि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट इसका नज़र आता जाएगा टाइम के साथ में। सो इस तरीके से जब भी आप इन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, इनके जो जिन डायमेंशंस पे ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं, आपको उनको अच्छे से तैयार कर लेना है। इनके अलावा वैदिक सोसाइटी और उसके बाद के समय में फिर जो भी चेंजेस आए हैं उन पर क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि री इमर्ज्ड इन रीसेंट पेपर्स में आप पाएंगे कि ये टॉपिक्स आपको ये आपके जो रीसेंट पेपर्स हुए हैं उनमें ये टॉपिक आपको दोबारा दिखेंगे 2023 में, 2024 में। और इसका ट्रेंड क्या रहा है, ट्रेंड टूवर्ड्स अर्ली वैदिक थीम्स, यानी कि अब अभी का ये जो ट्रेंड चल रहा है अर्ली वैदिक थीम्स के ऊपर आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। गुप्ता पीरियड्स को लेकर सवाल आए हुए हैं। इनमें जो क्वेश्चंस हैं न्यूमिस्मेटिक्स पे पूछे गए हैं, उनके हेरिटेज पर पूछे गए हैं, उनका टेम्पल आर्किटेक्चर किस तरह का रहा है, उनसे रिलेटेड सवाल आपको पूछे गए हैं। सो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि टॉपिक्स कौन कौन से आए हैं, प्लस उसमें किस एंगल में इन चीज़ों को कवर किया गया था। रिकरिंग थीम है जो बार बार आए थे। नाउ अभी हम देखेंगे शिफ्ट, कैसे परिवर्तन आया है पुराने समय में, यानी कि यदि हम कंपेयर करें तो 2013 से लेकर 2016 तक के बीच में किस तरह से क्वेश्चंस आते थे, एंड देन इसके बाद अभी तक किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन है उसको हम यहाँ पर अभी एनालाइज करेंगे।
पहले आपके 2013 से 16 के बीच में आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न होता था उसमें किस चीज़ पर फोकस किया जाता था? फोकस वॉज ऑन द क्रोनोलॉजिकल, डायनेस्टिक आर्ट, टेम्पल्स, इन चीज़ों पर फोकस हुआ करता था। ठीक है, डायनेस्टिक आर्ट जो रहे, अलग अलग डायनेस्टीज़ के जो भी आर्ट फॉर्म्स रहे हैं, जो टेम्पल्स उन्होंने डेवलप करवाए हैं, बिल्ड करवाए हैं, इन सब से रिलेटेड क्रोनोलॉजिकली आप पाएंगे कि क्वेश्चंस आपको डायनेस्टिक दिखते रहे हैं। नेक्स्ट इज मोर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहे हैं, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस ही रहे हैं, यानी कि आपके पास जो स्टैटिक डेटा होता है उसी से रिलेटेड आप पाएंगे कि क्वेश्चंस इजीली फ्रेम्ड रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, जैसे 2014 में आपको तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस थे। सो दिस इज़ हाउ द अर्लियर ट्रेंड वॉज फ्रॉम 2013 टू 16। बाद में क्या होता है, ये शिफ्ट कैसे हो रहा है फोकस 2020 से 24 के बीच यदि हम देखें, अब ब्रॉडर सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशंस ऐड की जा रही हैं, यानी कि केवल सीधे सीधे सवाल नहीं पूछा जा रहा है, अलग अलग एंगल्स को ऐड किया जा रहा है कि सपोज़ XYZ डायनेस्टी के समय पे इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी रही हैं, है ना, या वहाँ का सोशली क्या सिस्टम रहा है, और अपार्ट फ्रॉम दिस कल्चर वहाँ का कैसा था। ये हम नॉर्मल स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, बट आपके जो क्वेश्चन का एंगल है वो कहीं ना कहीं इसी डायमेंशंस के साथ में रहा है। क्वेश्चंस को हम अभी आगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज मोर एनालिटिकल, कंटिन्यूटी, लेगेसी, सिंबलिज्म, चेंज, इन चीज़ों पर फोकस किया, यानी कि सीधे सीधे केवल अब ट्रेडिशनल क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे, आपने उस पर्टिकुलर डायनेस्टी से रिलेटेड जो कुछ भी उनका टाइमलाइन था उसको कितना बेहतर समझा है, आपकी एनालिटिकल स्किल्स यहाँ से चेक की जा रही हैं, है ना, वहाँ की लेगेसी कैसी रही है, कंटिन्यूटी क्या कुछ हुई है आपके, लाइक जो कुछ भी समय के साथ परिवर्तन आए हैं, सिंबलिज्म यानी कि लाइक जो मोटिव्स यूज़ होते थे, जैसे बुल का हो गया, एलिफेंट का हो गया, है ना, सो ये सारी चीज़ों के, इनको हम सिंबलिज्म कहते हैं। तो इनसे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस बने हैं, प्लस चेंजेस क्या हुए हैं टाइम के साथ, आगे आने वाले समय में उन पर भी फोकस अब इस समय से 2020 से 24 के बीच में जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें किया गया है। एग्जाम्पल है यहाँ पर कुछ, वैदिक सोशल चेंज 2024 में इससे क्वेश्चन आया है। सल्टनेट ड्यूरेशन में आपकी जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं उससे रिलेटेड 2023 में क्वेश्चंस आए हैं। सो दिस इज़ हाउ कि कैसे आपके पुराने समय में और अभी के समय में ट्रेंड में हल्का सा चेंज देखा गया है। सो इंटीग्रेशन विद द सोसाइटी एंड इकोनॉमी, ये अभी हम जो देख रहे थे कि अब केवल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ना आके एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, है ना। सो इसका क्या डायमेंशन रहा है, देयर इज़ एन इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर विद सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंटेक्स्ट, यानी कि जब भी आप किसी भी आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो जिस समय का आप ये अध्ययन कर रहे हैं उस समय पे वहाँ की पॉलिटी कैसी होती थी, सोसाइटी कैसी होती थी, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी, है ना, पैटर्न क्या था, कैसे रूलिंग होती थी, उन सारी चीज़ों का भी आपको अपने टॉपिक के साथ में क्लैरिटी रखनी है। ऋग्वैदिक टू लेटर वैदिक सोसाइटी में आपको जब क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो ऑब्वियसली सोसाइटी इकोनॉमी के रेफरेंस में पूछे गए हैं। सिमिलरली सल्तनत टाइम के जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस थे सोसाइटी के रिलेवेंस में हैं। संगम लिटरेचर में आपको सोशल लाइफ से रिलेवेंट कंटेक्स्ट मिल जाएंगे। टेम्पल आपके जितने भी स्कल्पचर हैं वो मिडिवल उस समय की जो सोसाइटी रहा करती थी, सोशल लाइफ कैसी रहा करती थी, उसके रेलेवेंट डायमेंशंस में आप देखेंगे कि क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया है। सो यहाँ से आपको एक क्लैरिटी रखनी है कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन को आप टाइमलाइन को स्टडी कर रहे हैं, तो इनके तीनों डायमेंशंस कवर करते चलिए कि उस समय की सोसाइटी कैसी हुआ करती थी, लोग कैसे रहा करते थे, कल्चर क्या था, ट्रेडिशन क्या था, रिचुअल्स कैसे हुआ करते थे, फेथ बिलीफ कैसा था वहाँ का सिस्टम, है ना, लोगों के अपने रिलेशंस कैसे हुआ करते थे, वहाँ की पॉलिटी कैसी थी, किस तरह का स्ट्रक्चर हुआ करता था, कंट्रोल कैसा हुआ करता था, इकोनॉमिक कंडीशंस, मार्केट पॉलिसीज़, ये सब कैसी हुआ करती थी। इन कंटेक्स्ट को भी आपको अपने साथ में प्रिपेयर करते चलना है। एम्फेसिस ऑन इंडियन कंटिन्यूटी एंड लेगेसी, इसमें देखिए इंडियन ट्रेडिशन शेपिंग मॉन्यूमेंट्स, यानी कि 2020 में आपको इस टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चंस मिले थे। 2015 में आप पाएंगे एंशिएंट सिविलाइजेशंस, कल्चरल कंटिन्यूटी पे आपको क्वेश्चन किया गया है। एंड देन 2014 में आप पाएंगे इन्फ्लुएंस ऑफ इंडस प्लानिंग ऑन टुडे सिटीज़। ये देखिए रेलेवेंट आपके आज के कंटेक्स्ट से रिलेट करके पूछा गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अभी के कंटेक्स्ट में ये कैसे रिलेवेंट है उससे रिलेट करके आपको ये सवाल ड्राफ्ट किए गए हैं। क्रोनोलॉजिकल थीम्स भी रही है समय के साथ, जैसे अगर आप एंशिएंट इंडिया की बात करें सो रेगुलरली फीचर्ड आपके कौन कौन से टॉपिक रहे हैं यहाँ पर, वैदिक, इंडस वैली, मौर्य एंड गुप्ता, संगम, चोलाज, ये सब आपके जो इंपॉर्टेंट एसेंशियल टर्म्स हैं, आपको ये ध्यान रखना है एज अ कीवर्ड, बार बार ये आपको क्वेश्चंस में रिपीटेड नजर आएंगे।
मेडिवल इंडिया की अगर हम बात करें तो उस समय पर भक्ति और सूफी मोमेंट्स पे फोकस किया गया है क्वेश्चंस में, और उस समय के जो आर्किटेक्चर्स हुआ करते थे उन पर यहाँ पर फोकस है। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे सल्तनत टाइम के, विजयनगर एम्पायर के, है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम कॉलोनियल एरा की बात करें तो ये उतना ज़्यादा फ्रिक्वेंट इसके क्वेश्चंस नहीं है, बट फिर भी ये किसके साथ इंटीग्रेटेड है अगर पूछे गए हैं तो इकोनॉमी या कल्चर उस समय का कैसा रहा है या इनका इस पर इम्पैक्ट क्या रहा है उससे रिलेटेड सवाल है। जैसे एक सवाल था आर्टिशियनशिप के डिक्लाइन के ऊपर। सो ये आपका क्या बता रहा है, डायमेंशन बता रहा है कि जब आपके टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो किन किन डायमेंशंस में आपको इनको कवर करना है। नाउ टाइप ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, सो एनालिटिकल क्वेश्चंस का पहले तो अपन क्वेश्चंस का नेचर देखेंगे, देन हम देखेंगे कि उनका ट्रेंड कैसा रहा है। सो अगर हम बात करें एनालिटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस का, सो वो इनका ट्रेंड कैसा है, इंक्रीजिंग फोकस किस में है, सिंबलिज्म पे, कंटिन्यूटी पे। देन आपके जो फैक्चुअल प्लस इंटरप्रेटिव क्वेश्चंस जो हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो ब्लेंडेड हैं, इसमें कंट्रीब्यूशंस पूछे गए हैं डायनेस्टीज़ के, एंड जो कंटेम्प्रेरी लिंक्ड हैं समय के साथ जोड़कर जो पूछे गए हैं, प्रेजेंट बट लिमिटेड, इसमें हेरिटेज प्रोटेक्शन वगैरह से रिलेटेड आपको सवाल मिलेंगे, यानी कि आज के समय से लिंक करके भी उस समय की जो गतिविधियाँ रही हैं उनसे लिंक करके भी सवाल पूछे गए हैं। नाउ वर्ड लिमिट्स की हम बात कर लेते हैं। कितनी वर्ड लिमिट आपको मिलती है, 150 वर्ड्स की वन लिमिट है एंड 250 वर्ड्स की लिमिट है। 150 वर्ड्स के आपके जो क्वेश्चंस होते हैं 10 मार्क्स के आते हैं, एंड मोस्टली फैक्ट बेस्ड या फिर फोकस बेस्ड क्वेश्चंस आपको ये मिलेंगे सब्जेक्ट में। अगर आप लॉन्ग आंसर्स की बात करें तो 15 मार्क्स के सवाल आते हैं आपको, और एनालिटिकल या आप देखेंगे कि कंपैरेटिव टॉपिक एनालिसिस स्टडी बेस्ड आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिल जाते हैं। सो होपफुली आपको यहाँ तक का इतना पॉइंट क्लियर होगा। रिकरिंग डायनेस्टीज़ की अगर हम बात करें, थीम्स की बात करें तो किस किस ईयर में ऐसे सवाल पूछे गए हैं। चोला से रिलेटेड जैसे आपका आर्किटेक्चर उस समय का आर्ट कैसा था और उनकी कंटिन्यूटी को लेकर 2013, 22 और 24 में सवाल आए हैं। गुप्ता से रिलेटेड जो न्यूमिस्मैटिक्स रहे हैं, हेरिटेज में उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, कैसा कंट्रीब्यूशन रहा है, उसको लेकर 2017 और 22 में क्वेश्चंस आए हैं। इन दोनों के अलावा पल्लवाज एंड विजयनगर की अगर हम बात करें, विजयनगर एम्पायर की, कृष्णदेव राय नाम आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप आगे पढ़ेंगे, ये काफ़ी फेमस रहे हैं इसमें। सो इनके लिटरेचर और टेम्पल आर्किटेक्चर में इनका क्या सपोर्ट रहा है उससे रिलेटेड आपके सवाल 2016-24 में पूछे गए हैं। नाउ रिपीटेशन एंड वेरिएशन, इस पर हम आएंगे। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं लाइक जैसे भक्ति मोमेंट हो गया, टेम्पल आर्किटेक्चर हुआ आपका, एंड गांधार, इन सब को आप देखेंगे कि ये बार बार अपीयर हुए हैं, लेकिन कुछ वेरिड एंगल्स के साथ में इनको पूछा गया है। कभी इम्पोर्टेंस पर एम्फसाइज किया गया है, और कई बार आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कितनी जानकारी है उसके बेसिस पर भी क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं। सो मल्टीपल डायमेंशंस में आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको कंसेप्ट्स की भी क्लैरिटी रखनी है, प्लस आपको डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी अपने पास पर्याप्त प्रिपेयर करके रखने हैं। यहाँ तक हमारा ये पर्टिकुलर जो डिस्कशन था ये कंप्लीट होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा भी आपके लिए मेरे पास कुछ है, हम उस पर भी चलते हैं। नाउ इन सब के अलावा अभी हम देखेंगे कि पर्टिकुलरली किस पर्टिकुलर सब टॉपिक से हमारे पास किस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन कौन सी थीम्स पे हमको ये क्वेश्चंस आए हैं। सो इसको हम स्टार्ट करेंगे अभी, जस्ट गिव मी अ मिनट। यहाँ पर देखिए बेसिकली आपको क्या बताया जा रहा है कि आप जब पर्टिकुलरली किसी टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हैं, सो आपको उसको प्रिपेयर करते समय भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपसे वहाँ पर किस किस ईयर में उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेवेंट और किस किस एंगल में ये सवाल पूछे गए हैं। सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, टॉपिक से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर, होपफुली आप लोगों को ये स्क्रीन पे विजिबल होगा, मैं इसको थोड़ा सा साइज़ मेंटेन कर देती हूँ आपके लिए, सो दैट आपको प्रॉपरली अच्छे से ये विजिबल हो जाए। नाउ स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर सब टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन से रिलेटेड आपके जो सवाल हैं ये 2023 और 24 में अपीयर हुए हैं। इनकी की थीम्स क्या रही हैं, सोसाइटी में किस तरह के चेंजेस हुए हैं, इकोनॉमी में कैसे चेंजेस हुए हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ प्रैक्टिसेस की कंटिन्यूटी को लेकर आपको इसमें थीम्स मिल रही हैं। नेक्स्ट सब टॉपिक इज टेम्पल आर्किटेक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे देखिए आप रिलेवेंट कितने बार सवाल पूछे गए हैं। सो 2013, 16, 17, 20, 22, 24 में आपको इनसे रिलेटेड सवाल मिले हैं। इनकी थीम्स क्या रही हैं,
चोला डायनेस्टी से रिलेटेड, विजयनगर एम्पायर, गुप्ता पीरियड्स, है ना, आपके रॉक कट आर्किटेक्चर जो रहे हैं, इनसे रिलेटेड जो भी मॉन्यूमेंट्स एंड आर्टिकल्स आपके आर्किटेक्चर्स बने हैं उनसे रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट इज योर स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी, इससे रिलेटेड आपके जो सवाल हैं 2014, 19 और 22 में आए हैं। बेसिकली इनकी की थीम्स क्या रही हैं, गांधार आर्ट, टेम्पल्स के क्या मोटिव्स रहे हैं, उसमें क्या आइकोनोग्राफी यूज़ की गई है, लाइक सिम्बल्स कौन कौन से यूज़ किए हैं, बुल है, लॉयन है, एलिफेंट है, इन सब के रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट इज लिटरेचर एंड लैंग्वेज, इसके आपके सब टॉपिक्स के अंदर आप पाएंगे कि लगभग 2013, 16, 20 और 24 में सवाल आए हैं। इसमें कौन कौन से आपकी की थीम्स रही हैं, संगम लिटरेचर इंपॉर्टेंट है, अभी से मार्क कर लीजिएगा, है ना, हालांकि जितना हम पढ़ रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, आ चुका है, बट स्टिल इसमें संगम लिटरेचर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पर्शियन जो सोर्सेज रहे हैं जिन्होंने हमारी हिस्ट्री में कंट्रीब्यूट किया है, उनसे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। कृष्णदेव राय का नाम है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, पल्लवास का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, वो आपको यहाँ पर अच्छे से स्टडी कर लेना है। नेक्स्ट इज कल्चरल मूवमेंट्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, सो जस्ट अ मिनट, हाँ, कल्चरल मूवमेंट्स की अगर हम बात करें तो आप पाएंगे कि भक्ति सूफी मूवमेंट्स हैं, इनको लेकर 2014, 18, 21 में सवाल आए हैं। भक्ति सेंट्स को लेकर, सूफिज़्म को लेकर कंसेप्ट्स क्या रहे हैं, किनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, जैसे उदाहरण है श्री चैतन्य महाप्रभु, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इनकी क्या फिलोसफीज़, वैल्यूज़ वगैरह रही हैं, ये सब आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है ताकि जब भी किसी भी डायमेंशन में क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से आंसर कर पाएँ। नेक्स्ट इज़ आर्ट एंड क्राफ्ट की अगर हम बात करें तो आप पाएंगे, देखिए इसमें भी मल्टीपल टाइम इस सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं 2015 में, 16 में, 17 में एंड 20 में भी। सो ये देखिए कंटिन्यूटी बता रहा है ये आपको, है ना। अब इसकी की थीम्स क्या क्या रही हैं, मीजोलिथिक पेंटिंग्स, अपार्ट फ्रॉम दिस फोक एलिमेंट्स, आर्टिसनल डिक्लाइन, ये सब यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट इज और कौन कौन से आपके सब टाइटल्स हैं, लाइक एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज़, इससे आपको एक बार क्वेश्चन मिलेगा 2014 में जहाँ पे तक्षशिला एंड नालंदा का एक कंपैरिजन आपसे लगभग पूछा गया है। देन फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें तो अगेन 2020 में एक बार क्वेश्चन आया है जिसमें इंडियन फिलोसफी शेपिंग मॉन्यूमेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं। फॉरेन इन्फ्लुएंस की बात करें तो यहाँ पर 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं 2014 और 19 में। रोमन, ग्रीक, सेंट्रल एशियन एलिमेंट्स, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ट्रैवलर्स के जो भी अकाउंट्स रहे हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हैं, यानी कि हमारे भारत में जो कुछ भी अलग अलग देशों से ट्रैवलर्स, विजिटर्स आते रहे हैं जिन्होंने कोई अच्छा सा अपना राइटअप प्रिपेयर किया है, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2018 में। बेसिकली कंट्रीब्यूशंस चाइनीज़ का, अरब ट्रैवलर्स का, इनके ऑब्जर्वेशंस को पूछा जाता है। नेक्स्ट इज सोसाइटी, इकोनॉमी एंड कल्चरल टॉपिक्स में आप देखेंगे 2013 और 23 और 24 में, यानी कि ट्रेंड इज़ रिटर्निंग हियर, 23-24 इंपॉर्टेंट है ना। सो इस वाले पर्टिकुलर सेगमेंट में आप देखेंगे कि संगम एरा में इकोनॉमी कैसी रही है, सल्तनत आपके जो वो जो काल चला है उस समय पे टेक्नोलॉजीज़ में क्या कुछ चेंजेस आप पाएंगे पुराने समय से, वैदिक ट्रांसफॉर्मेशंस क्या क्या हुए, इस तरह के पैटर्न्स में क्वेश्चंस आपके इन टॉपिक से पूछे गए हैं। एंड नेक्स्ट इज़ कल्चरल कंटिन्यूटी, 2015 में और 2020 में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। हेरिटेज प्रिजर्वेशन को लेकर सवाल पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लास्टिंग लेगेसी ऑफ एंशिएंट ट्रेडिशन, इन सब पर्टिकुलर थीम्स पे आपके सवाल आए हुए हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं यहाँ से, इससे होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा कि हमको अपने कौन कौन से डायमेंशंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे आप कि जितने क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं आप उसकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अभी से करके रख लें, एक मॉडल आंसर आप अपने लिए बना लें। अपार्ट फ्रॉम दिस आप ये भी बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर्ड रखें कि जितने सवाल आ चुके हैं वो आपको क्वेश्चंस विद द थीम पूरे याद होने चाहिए, प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से क्या क्या किस किस एंगल से पूछा गया था, किस किस डायमेंशन से पूछा गया था। नाउ यहाँ पे हम केवल 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं कि एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं ये, कि क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं आपके। ये 2024 के लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम द ऋग वैदिक टू द लेटर वैदिक पीरियड। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 150 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। सेकेंड क्वेश्चन इज एस्टिमेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवास ऑफ कांची फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया। सो दोनों ही क्वेश्चंस में आप देखिए यहाँ पर आपका फोकस किस पे है, चेंजेस पर है। अंडरलाइन दी चेंजेस कहा गया है, यानी कि हमको चेंजेस पर फोकस रखना है इन दी फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी। अभी हम देख रहे थे इनसे लिंक करके क्वेश्चंस बन रहे हैं,
है ना, फ्रॉम द ऋग वैदिक टू लेटर वैदिक पीरियड। आपको वैदिक पीरियड्स का जो डिवीजन है उसके बीच में यहाँ पर कहीं ना कहीं जो चेंजेस आए हैं, जो परिवर्तन आए हैं, उस पर फोकस करके आपसे सवाल पूछे गए हैं इन दी कंटेक्स्ट ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी। आंसर आपको करना है 10 मार्क्स में 150 वर्ड्स लिमिट के अंदर। दूसरा क्वेश्चन ये है, यहाँ पर देखिए हमने देखा था स्टार्टिंग में आपको कुछ एक डायमेंशन दे दिया जाता है कि आपको अपने सवालों का उत्तर कैसे देना है, तो यहाँ पे एस्टिमेट वर्ड यूज़ किया गया है। सो एस्टिमेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवास ऑफ कांची फॉर द डेवलपमेंट। यहाँ पर देखिए डायनेस्टी रिलेटेड क्वेश्चन है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है आर्ट एंड लिटरेचर, साउथ इंडिया के आर्ट एंड लिटरेचर के डेवलपमेंट में, वो आपसे पूछा गया है। सो अगेन जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि उनका आर्ट फॉर्म कैसा था, लिटरेचर में उनके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, राइटर्स के नाम, जो कुछ भी एक स्क्रिप्चर्स बनाए हुए हैं उनके नाम क्या रहे हैं, ये सब चीज़ें आपके पास फैक्चुअल डेटा क्लियर रहना चाहिए। ये भी 10 मार्क का था। नेक्स्ट इज though the great Cholas are no more yet, their name is still remembered with great pride because of their highest achievements in the domain of art and architecture। सीधे सीधे यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, आपको बहुत बढ़िया तारीफ़ की जा रही है चोलास की, इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है हमारे यहाँ पर आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। अब उनका यहाँ पर आप देखिए डायनेस्टी वाइज आपको क्वेश्चन मिल गया जो हमने डिस्कस किया था। एंड अब यहाँ से आपको क्या क्लियर रहना चाहिए कि उनके किस तरह के आर्ट फॉर्म्स रहे हैं, उनके जो आर्किटेक्चर्स हैं, टेम्पल्स अगर हैं, कुछ जो कुछ भी उनके पैलेसेस हैं, कुछ भी हैं, वो कहाँ कहाँ पर हैं, है ना, क्या वो हमारे हेरिटेज साइट्स में इंक्लूडेड हैं, इनके प्रिजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये सारा डेटा भी आप इसमें आंसर लिखते समय ऐड कर सकते हैं। अगेन मल्टीपल साइट्स हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मैप बना सकते हैं। मैप में आप फिर क्या करेंगे, उनको ऐसे लोकेट करते चले जाएंगे। जो कुछ भी आपको मिल रहा है, केवल इसी सवाल की बात नहीं है, अक्रॉस द इंडिया या आप जो भी एक पर्टिकुलर किसी रीजन की बात की जाती है, आप उसका पूरा एक मैप बना लें और वहाँ पर केवल पॉइंट्स हाईलाइट कर दें, फिर बाहर एरो डाल के आप उसके बारे में कुछ लिख दें ताकि आपकी क्रिएटिविटी वहाँ से रिप्रेजेंट हो सके। सो यहाँ पे आज हमने क्या किया है, फाइनली हमने अब तक में आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है उसका यहाँ पर डिस्कशन किया है। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका जो 2024 में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, हमने वो यहाँ पर एनालिसिस किया है। हमने ये सीखा है कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, हमने ये भी सीखा है कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और हमने मैक्सिमम लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली हैं जिससे कि आप एक बहुत बेहतरीन आंसर लिख पाएँ और आपको बहुत अच्छे से मार्क्स मिल पाएँ। इसी तरह के अच्छे बढ़िया वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। गुड डे।